आज के इस बेहद शांत और गहरी चर्चा में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और आज का ये विश्लेषण सच में बहुत ही सुकून देने वाला होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि आज हम एक ऐसा अजीब लेकिन बहुत ही गहरा सवाल उठाने जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर बात नहीं कर पाते। हाँ, सोचने का समय कहाँ मिलता है। सही कहा। सवाल ये है कि क्या 2500 साल पुरानी एक कहानी आज 2026 के इस तनाव और बर्नआउट से भरे दौर में एक इंसान का सबसे सटीक वैज्ञानिक इलाज हो सकती है? ये सोचना ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। आज के इस विश्लेषण का उद्देश्य महज कुछ पन्नों को पलटना नहीं है, बल्कि जीवन को देखने के एक बिल्कुल नए और पूरी तरह आजाद नजरिए को गहराई से समझना है। और इसके लिए आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो ओशो की बहुत ही प्रसिद्ध और मर्मस्पर्शी किताब द एम्प्टी बोट यानी खाली नाव पर आधारित है। जी, ये किताब असल में महान ताओ संत झुआंग-जू की कहानियों का एक अत्यंत गंभीर संकलन है, जो एक इंसान को भीतर से बिल्कुल शून्य मतलब पूरी तरह खाली होने की कला सिखाती है। अब इस चर्चा की शुरुआत में ही स्रोत में दी गई एक बहुत ही खूबसूरत कहानी का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, वो कहानी ही इस पूरे दर्शन की नींव है। जरा इस दृश्य को मन में उकेरने की कोशिश की जाए। एक बेहद शांत झील है, सर्दियों की सुबह है और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। एकदम सन्नाटा। बिल्कुल। एक इंसान अपनी नाव में बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, आंखें बंद हैं और वो उस प्राकृतिक शांति का पूरा आनंद ले रहा है। तभी अचानक धुंध के उस पार से एक दूसरी नाव आती है। हाँ, एक दूसरी नाव आती है और उसकी नाव से बहुत जोर से टकरा जाती है। ध्यान टूटता है। उस इंसान को तुरंत बहुत तेज गुस्सा आता है। जाहिर सी बात है, गुस्सा तो आएगा ही। वो चिल्लाने लगता है, गालियां देने लगता है कि ये कौन मूर्ख है जो इतनी सुबह सुबह नाव चलाना नहीं जानता, जिसे आंखें नहीं है। लेकिन फिर जब वो इंसान धुंध के बीच उस टकराने वाली नाव को थोड़ा और करीब से देखता है तो एकदम सन्न रह जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वो नाव तो बिल्कुल खाली है। जी, उसमें कोई मल्लाह, कोई चलाने वाला है ही नहीं। वो बस हवा के बहाव से आकर टकरा गई है। और ठीक इसी पल में उस सन्नाटे और उस खालीपन के बीच इस दर्शन का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। अब देखिए, जैसे उस इंसान को ये पता चलता है कि नाव खाली है, उसका सारा गुस्सा, सारा तनाव उसी पल हवा में कैसे गायब हो जाता है। ये सच में सोचने वाली बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब गाली देने के लिए या अपना गुस्सा निकालने के लिए सामने कोई व्यक्ति ही मौजूद नहीं है। मतलब हवा के झोंके या लकड़ी के एक बेजान टुकड़े पर कोई कैसे गुस्सा कर सकता है? ओशो इसी कहानी को जीवन के एक बहुत बड़े सत्य के रूप में हमारे सामने रखते हैं कि अगर एक इंसान अपनी खुद की नाव को भी इसी तरह खाली कर ले, हाँ, मतलब अपने भीतर से अपने अहंकार, अपने मैं को पूरी तरह मिटा दे, तो इस दुनिया की कोई भी चोट उसे दुखी नहीं कर सकती। क्योंकि जब चोट खाने के लिए भीतर कोई मैं बचेगा ही नहीं, जब कोई अहंकार ही नहीं होगा, तो दर्द आखिर किसे होगा? बिल्कुल, यही शून्यता, यही भीतर का खालीपन आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का मुख्य आधार है। अब देखिए, ये कहानी सुनने में जितनी सरल लगती है, इसका असर उतना ही गहरा है। हाँ, लेकिन अगर आज की दुनिया की बात की जाए, जहां हर इंसान कुछ ना कुछ बनने की दौड़ में है। हाँ, एक इंसान का मैं या उसका अहंकार आज इतना बड़ा हो चुका है कि उसे छोड़ना लगभग असंभव सा लगता है। साल 2026 के इस दौर में जहां हर तरफ सोशल मीडिया का शोर है, पर्सनल ब्रांडिंग और खुद को दुनिया के सामने सबसे खास साबित करने का दबाव है, समाज का हर व्यक्ति बस महत्वपूर्ण बनने की एक अंधी दौड़ में भाग रहा है। और ओशो ठीक इसी बात पर चोट करते हैं। वो कहते हैं कि यही अहंकार हमारे जीवन के सभी दुखों की असली जड़ है। हमने अपनी नावों को अपनी उपलब्धियों, अपने रुतबे और अपने घमंड से इतना ज्यादा भर लिया है कि हम सब एक भरी हुई नाव बन गए हैं। बिल्कुल। और जब नाव किनारों तक भरी होती है तो छोटी सी लहर, छोटी सी आलोचना या किसी का एक साधारण सा ताना भी बहुत तेज चुभता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया जानबूझकर हमारी इस भारी भरकम नाव से टकराना चाहती है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार है या हमारा शरीर भी इस भरे हुए अहंकार का कोई असल बोझ उठाता है? ये सिर्फ दर्शन नहीं है, विज्ञान भी इसे मानता है। हमारा मस्तिष्क इस बोझ को हर पल महसूस करता है। अच्छा। हाँ, साल 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ केंट ने अहंकार और आक्रामकता यानी ईगो और गुस्से के बीच के संबंध पर एक बेहद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रिसर्च की थी। इस रिसर्च में असल में क्या देखा गया? वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि जब किसी के अहंकार को ठेस पहुंचती है
तो दिमाग के अंदर असल में क्या बदलाव होते हैं। उन्होंने पाया कि जो लोग खुद को बहुत ज्यादा खास मानते हैं या जिनका अहंकार बहुत संवेदनशील होता है, हाँ, जिन्हें छोटी छोटी बातें चुभ जाती है, बिल्कुल, उनके मस्तिष्क का एक हिस्सा जिसे डोर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इसे अगर हम आसान शब्दों में समझे तो दिलचस्प बात यह है कि हमारे दिमाग का यही हिस्सा शारीरिक दर्द की चेतावनी भी देता है, यानी जब शरीर पर कोई चोट लगती है तब भी यही हिस्सा काम करता है। तो मतलब विज्ञान ये साबित करता है कि जब कोई व्यक्ति खुद को बहुत महत्वपूर्ण मान लेता है तो कोई भी साधारण सी आलोचना उसके दिमाग को बिल्कुल वैसी ही तकलीफ देती है जैसे किसी ने उसे शारीरिक रूप से मारा हो। बाप रे, ये तो सच में हैरान करने वाला तथ्य है। एक झूठे अहंकार को बचाने के लिए हमारा शरीर कितनी ऊर्जा बर्बाद करता है और बदले में सिर्फ दर्द सहता है। ओशो की खाली नाव का सिद्धांत इसी दर्द से बचने का रास्ता है। जब इंसान खुद को खास मानना छोड़ देता है तो उसका ये न्यूरोलॉजिकल अलार्म सिस्टम भी शांत हो जाता है। एकदम सही, और वो इन रोजमर्रा के मानसिक आघातों से बच जाता है। और यहीं से ये चर्चा एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मोड़ लेती है। ज़ुआंग की कहानियों का अगला बिंदु है कोई नहीं बनने का आनंद, बीइंग अ नोबडी। जी, ओशो कहते हैं कि जिस दिन एक इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि मैं कुछ नहीं हूं, उसी दिन वो सही मायनों में आजाद हो जाता है। लेकिन अगर हम आज की कॉर्पोरेट दुनिया को देखें, जहां हर इंसान नंबर 1 बनने के लिए दिन रात एक कर रहा है, तो मन में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या कोई नहीं बनना एक तरह की हार नहीं है? समाज तो अक्सर यही सिखाता है कि अगर आप कुछ नहीं हैं तो लोग आपको कुचल देंगे। फिर ओशो इस शून्यता में असीम शांति का दावा कैसे करते हैं? क्या नंबर 1 बनने की इस होड़ के बिना कोई इंसान सच में सफल और खुश रह सकता है? इस सवाल का जवाब साल 2016 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही गहरे अध्ययन से मिलता है। अच्छा, स्टैनफोर्ड की रिसर्च। हाँ, और इस रिसर्च ने सफलता और अहंकार के पारंपरिक विचारों को पूरी तरह पलट कर रख दिया। उन्होंने क्या परखा? शोधकर्ताओं ने ईगोलेसनेस यानी अहंकार की शून्यता और इंसान की खुशी के बीच के संबंध का गहराई से अध्ययन किया। तो उन्होंने दुनिया भर के सफल लोगों का अध्ययन किया होगा। बिल्कुल, और ये पाया कि जो लोग अपनी सफलता को पूरी तरह अपनी ही काबिलियत का नतीजा नहीं मानते, बल्कि उसे टीम की मेहनत, समय की मेहरबानी या महज एक संयोग मान लेते हैं। हाँ, जो स्वभाव से विनम्र होते हैं और खुद को कोई बड़ा आदमी नहीं समझते, उनके शरीर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया। शारीरिक बदलाव? जी, ऐसे लोगों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर सामान्य लोगों की तुलना में 30% अधिक होता है। और ऑक्सीटोसिन वो रसायन है जो इंसान को सुरक्षित, शांत और दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। बिल्कुल सही। जब एक इंसान खुद को दुनिया से ऊपर नहीं मानता, जब वो नंबर 1 बने रहने का अमानवीय दबाव अपने कंधों से उतार देता है, तो उसका शरीर प्राकृतिक रूप से हीलिंग की अवस्था में आ जाता है। एकदम। कोई नहीं बनने का मतलब काम न करना नहीं है। एक स्वास्थ्य के लिए किसी जादुई संजीवनी की तरह काम करती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान थकता अपने काम से नहीं है, बल्कि उस काम से जुड़े अपने मैं के भारी मुकुट को संभालने से थकता है। बहुत सही कहा आपने। कितनी गहरी आजादी है इस सोच में। और इसी आजादी से जुड़ा हुआ स्रोत का अगला दर्शन आता है अस्तित्व के साथ प्रवाह, यानी जिंदगी की नदी में भाव के साथ शांति से बहना। ओशो समझाते हैं कि जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है संघर्ष, कुदरत की नदी के विपरीत तैरने की जिद। इंसान हमेशा चाहता है कि जिंदगी बिल्कुल उसकी योजनाओं के हिसाब से ही चले, लेकिन ताओ दर्शन सिखाता है कि जैसे पेड़ से गिरी हुई एक सूखी पत्ती हवा के झोंके के साथ बड़ी शांति से बहती है, उसे कोई चिंता नहीं होती कि हवा उसे उत्तर ले जा रही है या दक्षिण। वो बस उस बहाव का हिस्सा बन जाती है। और आज 2026 के इस डेटा और एआई के युग में इंसान हर चीज की भविष्यवाणी करना चाहता है, भविष्य को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में नियंत्रित करना चाहता है। हमेशा डूबने का डर इंसान को घेरे रहता है। लेकिन अगर कोई लगातार विपरीत दिशा में हाथ पैर मारता रहे, तो क्या वो बहुत जल्दी अपनी सारी ऊर्जा खत्म नहीं कर लेगा? बिल्कुल करेगा, और उस ऊर्जा के खत्म होने को ही हम आम भाषा में थकान कहते हैं। जीवन को इस तरह मुट्ठी में कैद करने की चाहत इंसान के पूरे नर्वस सिस्टम को अंदर से तोड़ देती है। तो अस्तित्व के बहाव के साथ चलने की कोई वैज्ञानिक अहमियत भी है? इसे समझना हो तो 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के मशहूर मनोवैज्ञानिक मिहाली चिक्सेंटमिहाली के शोध को देखना होगा। उन्होंने किस चीज पे रिसर्च की थी? उन्होंने इंसान के मस्तिष्क की उस अवस्था का गहराई से अध्ययन किया
जिसे उन्होंने फ्लो स्टेट का नाम दिया। फ्लो स्टेट। ये वो अवस्था है जब कोई व्यक्ति किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है। हाँ, इस कदर डूब जाता है कि उसके भीतर से मैं ये काम कर रहा हूँ का भाव ही पूरी तरह मिट जाता है। मतलब अहंकार शून्य हो जाता है। बिल्कुल। और शोध में देखा गया कि जब इंसान अपने अहंकार को भूलकर पूरी तरह वर्तमान के बहाव में बहता है तो क्या होता है? तो उसके मस्तिष्क की कार्यक्षमता सामान्य से 5 गुना तक बढ़ जाती है। 5 गुना? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सबसे बड़ी बात, घंटों काम करने के बाद भी उसे जरा सी भी थकान महसूस नहीं होती। क्योंकि जब हम एक खाली नाव की तरह जिंदगी की नदी से लड़ना छोड़ देते हैं तो संघर्ष में बर्बाद होने वाली ऊर्जा बच जाती है। और वही बची हुई ऊर्जा इंसान को अभूतपूर्व रचनात्मकता से भर देती है। बहाव के साथ चलने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा का सबसे उच्चतम और शांत उपयोग करना है। एकदम सही। तो संघर्ष छोड़ते ही ऊर्जा का सही उपयोग होने लगता है, और ये बात सीधे तौर पर उस धारणा पर चोट करती है जिसे आज की दुनिया सफलता कहती है। बिल्कुल। ओशो की किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बाहरी सफलता के खोखलेपन और आंतरिक समृद्धि पर बात करता है। इसे स्पष्ट करने के लिए झुआंगजू की एक अत्यंत रोचक कहानी है। एक जंगल में एक बहुत ही बदसूरत और अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा पेड़ था। जब लकड़हारे वहां आए तो उन्होंने चुन चुनकर सारे सुंदर, सीधे और मजबूत पेड़ों को काट दिया, क्योंकि वे दुनिया की नजर में उपयोगी थे, उनसे फर्नीचर बन सकता था। लेकिन उस टेढ़े मेढ़े पेड़ की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं, क्योंकि वह किसी काम का नहीं था। और वो पेड़ अपनी उसी अनुपयोगिता के कारण कटने से बच गया और फलता फूलता रहा। यह कहानी आधुनिक समाज के उस पागलपन पर एक करारा व्यंग्य है, जहां हर इंसान 24 घंटे सिर्फ प्रोडक्टिव और मशीन की तरह उपयोगी दिखने की कोशिश कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि दफ्तर में जो इंसान हर काम के लिए सबसे पहले हाथ खड़ा करता है, उसी का सबसे जल्दी अंत होता है। तो क्या हमेशा सर्वश्रेष्ठ और उपयोगी बने रहने की यह जिद सच में इतनी हानिकारक हो सकती है? ये होड़ न सिर्फ हानिकारक है, बल्कि ये आज के समय में एक साइलेंट किलर बन चुकी है। इसका कोई प्रमाण है? साल 2023 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इसी विषय पर एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च प्रकाशित की थी। इसे परफेक्शनिज्म या हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखने की होड़ कहा जाता है। और उस रिसर्च के नतीजे क्या थे? उसके आंकड़े सच में दुनिया को चौंकाने वाले थे। रिसर्च में ये साफ तौर पर उभर कर आया कि जो लोग समाज की नज़रों में लगातार सफल और बिना किसी गलती के काम करने वाले दिखने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा उपयोगी बने रहना चाहते हैं, हाँ, उनमें बर्नआउट यानी पूरी तरह से टूट जाने और क्लिनिकल डिप्रेशन का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में पूरे 70% अधिक होता है। 70%? ये तो बहुत डरावना है। हमेशा काम का होने का ये जो भारी दबाव है, वो इंसान की आत्मा को सोख लेता है। इसलिए ओशो का यह कहना कि कभी-कभी खाली होना या दुनिया की नज़रों में अनुपयोगी होना ही श्रेष्ठ है, कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आज के इस विक्षिप्त समय में एक जीवन रक्षक दवा है। कभी-कभी बस शांति से बैठना, कुछ ऐसा करना जिसका कोई नतीजा या फायदा ना हो, इंसान को भीतर से हरा भरा रखता है, ठीक उस टेढ़े पेड़ की तरह जो अपनी आजादी में जिंदा रहता है। कभी-कभी बेकार होना ही सबसे बड़ा बचाव है। ये विचार अपने आप में बहुत सुकून देता है ना? और जब हम जीवन के इस ठहराव और खालीपन की बात करते हैं तो ओशो इस चर्चा को जीवन के अंतिम और सबसे अटल सत्य की ओर ले जाते हैं, मृत्यु। स्रोत का ये हिस्सा शायद सबसे गहरा है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु का खौफ सिर्फ उस इंसान को डराता है जिसकी नाव भरी हुई है। हाँ, अगर किसी ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ घमंड, ढेर सारी भौतिक संपत्ति, बैंक बैलेंस और उलझे हुए रिश्तों का कचरा अपनी नाव में भर रखा है, तो उसे मौत बहुत भयानक लगेगी, क्योंकि मौत एक झटके में उस सारी जमा पूंजी को, उस अहंकार को छीन लेगी। लेकिन अगर कोई इंसान जीते जी ही अपनी नाव खाली कर चुका है, जो शून्य हो चुका है, तो मौत आखिर उससे छीनेगी क्या? खालीपन को कैसे मिटाया जा सकता है? ओशो बहुत ही दृढ़ता से स्थापित करते हैं कि जो इंसान जीते जी शून्य हो गया, उसने असल में मृत्यु पर विजय पा ली है। ये विचार सुनने में जितना गहरा है, इसे विज्ञान के चश्मे से देखना भी उतना ही जरूरी लगता है। बिल्कुल। तो क्या विज्ञान ये मानता है कि भीतर के खालीपन से डर सच में खत्म हो जाता है? विज्ञान इस बात का बहुत ही मजबूत समर्थन करता है। 2021 में
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने चेतना और मृत्यु के भय पर एक अत्यंत गहरा न्यूरोलॉजिकल अध्ययन किया था। उन्होंने इसमें क्या किया? उन्होंने ऐसे लोगों के मस्तिष्क का स्कैन किया जो लंबे समय से ध्यान यानी मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे थे, जिनके अपने मैं या अहंकार से जुड़ाव बहुत कम हो चुका था। बिल्कुल सही। शोध में पाया गया कि जब इंसान अपने स्व के सीमित और स्वार्थी दायरे से बाहर निकलना शुरू करता है तो क्या मृत्यु का डर कम होता है? जी, उनके भीतर मृत्यु का भय 85% तक कम हो जाता है। 85%? जी, ये तो लगभग डर का खत्म होना ही है। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। हमारे दिमाग में जो हिस्सा हमारे अहंकार का निर्माण करता है, वही हिस्सा हमें हर वक्त उसे खोने का डर भी दिखाता है। तो जब ध्यान के जरिए ये मैं की आवाज धीमी हो जाती है तो डर पैदा करने वाला तंत्र भी शिथिल पड़ जाता है। हाँ, ओशो अक्सर ये कहते थे कि जिसने जन्म ही नहीं लिया उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। यानी अगर मैं है ही नहीं तो मरेगा कौन? जॉन्स हॉपकिंस की वो रिसर्च ओशो के इसी दर्शन को वैज्ञानिक आधार देती है। जब कोई व्यक्ति खुद को ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा मात्र मान लेता है तो मौत कोई अंत नहीं लगती, बल्कि उसी असीम शून्यता में लौट जाना लगते हैं। बिल्कुल। ये सच में एक ऐसा नजरिया है जो जिंदगी से जुड़े हर डर की जड़ी काट देता है। सही कहा। इस पूरी गहरी चर्चा के बाद जब हम किताब के अंतिम पन्नों और लेखक के व्यक्तिगत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये दर्शन आखिर क्यों इतना जरूरी है। लेखक अपने निष्कर्ष में कहते हैं कि द एम्प्टी बोट ने उन्हें ये सिखाया कि जीवन में किसी से भी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब कोई अपमान करे, चिल्लाए या नीचा दिखाने की कोशिश करे तो सारा ध्यान सामने वाले पर नहीं बल्कि अपनी नाव पर होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि क्या वो अभी भी भरी हुई है। असली ताकत चीखने या पलटवार करने में नहीं है, बल्कि अपनी झूठी पहचान को इस हद तक मिटा देने में है कि कोई भी वार सीधा आर पार निकल जाए। जब भीतर कोई मैं नहीं होता तो इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी के भीतर समा गया हो। यह किताब किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि आज के समाज के हर उस इंसान के लिए है जो भीतर से बहुत थका हुआ है। जो इंसान छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठता है, जो दिन रात दूसरों की राय की चिंता में घुलता रहता है, या जो सफल होने की अंधी दौड़ में अपनी रातों की नींद गंवा चुका है। ये विचार उन सब के लिए एक दवा है। यह किताब हमें अपनी और दूसरों की नाव को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देती है। और अगर सामने वाला इंसान भी गुस्से से भरा हुआ है तो उसे भी एक ऐसी नाव की तरह देखा जा सकता है जिस पर परिस्थितियों का कब्जा है। और जब हम दुनिया को खाली नावों के एक समूह की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती हैं और जीवन का सारा बोझ वहीं जमीन पर गिर जाता है। शिकायतों का खत्म होना ही सबसे बड़ी शांति है। इस पूरी चर्चा ने सच में जीवन को देखने के कई पुराने चश्मे बदल दिए हैं। इस विश्लेषण को समेटते हुए मैं एक अंतिम और बहुत ही गहरा विचार सामने रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल। एक ऐसा विचार जिस पर शांति से बैठकर मनन किया जाना चाहिए। जरा कल्पना की जाए, अगर कल सुबह उठकर जानबूझकर सिर्फ 1 घंटे के लिए ये तय कर लिया जाए कि मैं कोई नहीं हूं। उस 1 घंटे के लिए कोई नाम नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं और कोई अतीत नहीं। महज 60 मिनट के लिए इस शून्यता को ओढ़ लिया जाए तो क्या लगता है कि ये दुनिया और आसपास के लोग कितने अलग दिखाई देंगे? किसी की बात पर पलटकर जवाब देने की जिद नहीं होगी, खुद को सही साबित करने का कोई बोझ नहीं होगा। इस 1 घंटे की शून्यता, उस खाली नाव का वो अनुभव आखिर कैसा होगा? हो सकता है कि जिंदगी के वे 60 मिनट सबसे आजाद और सबसे शांत पल बन जाएं। ये सच में झकझोर देने वाला और बहुत ही खूबसूरत विचार है। हाँ, ये प्रयोग निश्चित तौर पर जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस शांत और गंभीर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी सुनने वालों ने इस विश्लेषण के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस यात्रा में हमारा साथ दिया। इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी कोशिश यही रही कि ये प्राचीन विचार आपके जीवन में कुछ नयापन और शांति लेकर आएं। हम अत्यंत गर्मजोशी और सम्मान के साथ आभारी हैं। हमारी बस यही कामना है कि ओशो का ये शून्यता का संदेश जीवन की नाव को एक असीम ठहराव से भर दे। श्रोत के उन अंतिम शब्दों के साथ विदा लेते हैं। सदा खाली रहें, सदा आनंदित रहें। धन्यवाद।